अच्छा जी, अब हमारे पास आगे आ गया, ये हमने पढ़ लिया था ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो आगे हमारे पास आ गया जी इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट रिसर्च। ये पेपर में चूंकि सवाल आता है तो मैंने अपने नोट्स ऐसे ही डिजाइन किए हैं कि जो पास पेपर क्वेश्चन है वो टॉपिक में बीच में डाल देता हूँ, इसलिए मैं पास पेपर को रिव्यू करता रहता हूँ ऑन ईयरली बेसिस। इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट रिसर्च का मतलब क्या है? जब आप वर्ड बोलते हैं ना इफेक्टिव, तो इसका मतलब है कि हम अगेंस्ट द ऑब्जेक्टिव बात कर रहे हैं, कि क्या जो ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए थे वो पूरे हो गए। अगर तो पूरे हो गए तो हम कहेंगे इफेक्टिव। तो मार्केट रिसर्च जब की जाती है तो सर्टन पर्पज होता है ना मार्केट रिसर्च करने का, हमने पढ़ा भी है ये ऑब्जेक्टिव क्या है। तो वो मार्केट रिसर्च कब कामयाब होगी? उसके लिए जारी बात है, एक तो काम ये है कि अगर हम देखें यहाँ पर जो इफेक्टिवनेस ऑफ मार्केट रिसर्च है वो पता कैसे चलेगी, किससे पता चले आपको? देखिए ना, इफेक्टिव मार्केट रिसर्च कैन बी मेजर्ड आफ्टर द रिसर्च हैज बीन गैदर्ड एनालाइज्ड एंड यूज्ड इन द मैनेजमेंट डिसीजन। डिफरेंट मेजर्स कैन बी यूज्ड टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ द मार्केट रिसर्च, यानी कि आपने जो डेटा इकट्ठा किया मार्केट रिसर्च से उसकी बेस पे आपने डिसीजन लिया, और फिर आपने देखना है कि भाई अगर तो वो डिसीजन आपका आपको बिजनेस को फायदा दिए, किस किस शक्ल में, वो देखो नीचे। या तो आपकी सेल्स बढ़ गई यहाँ पे, किससे? उस मार्केट रिसर्च के डेटा। क्या हो गया इसमें, कुछ काम कर रहा है? ये क्यों छोटा हो रहा है? यार अजीब बात है। अच्छा, अब ये कि आपने पहले देखा कि मार्केट रिसर्च का डेटा इकट्ठा किया और उससे आपने देखा कि उस डेटा की बेसिस पे डिसीजन लिए, और पता चला कि आपकी जो सेल्स की ग्रोथ है वो बढ़ गई है। पता नहीं यार ये क्या चक्कर है आपके में। चलिए शायद बटन मैंने दबा दिया था। नहीं लिख रहा, अच्छा चलें सर, कोई बात नहीं। अफेक्ट ऑन सेल्स ग्रोथ, अगर सेल बढ़ गई, इससे मतलब कि आपकी मार्केट रिसर्च जो है वो इफेक्टिव थी, जो डेटा इकट्ठा किया था वो बिजनेस के काम का था, और वो रिप्रेजेंट कर रहा था पॉपुलेशन को, या फिर जो डेटा इकट्ठा किया वो अप टू डेट था। अच्छा, इफेक्ट ऑन नेट प्रॉफिट, इफेक्टिव प्रोडक्ट डिजाइन और रीडिजाइन, क्या आपने प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया है या कोई प्रोडक्ट का डिजाइन बनाया है, वो कामयाब होगा। इफेक्टिव मतलब क्या है? कि लोगों में पॉपुलर हो गया वो। इसका मतलब वो डेटा सही था जो आपने मार्केट शेयर से इकट्ठा किया था। आपकी सक्सेसफुल मार्केट टारगेटिंग हो गई, अच्छे से आप इन हो गए उस मार्केट टारगेट में, और लोगों ने आपकी चीजें लेना शुरू कर दी। इंक्रीज रिकग्निशन ऑफ द ब्रांड, और वो लोगों ने रिकग्नाइज कर लिया हुआ है, और ब्रांड का नाम हम लेते हैं जब भी उस प्रोडक्ट की बात की जाती है। तो आगे अगर हम चलें तो फिर द एक्सटेंट ऑफ सक्सेस इन लॉन्चिंग न्यू प्रोडक्ट, ये भी क्या आपने नेवर लॉन्च किया और किस हद तक कामयाब हुए। तो कामयाबी किस तरह देखी जाती है? कामयाबी इसी में देखी जाती है कि आपकी सेल्स कितनी हो रही है या कितने लोग देखने आ रहे हैं, ये भी हो सकता है। अच्छा, अब आगे है जी अफेक्टिव। मैंने अगर लिखा हुआ है कि दो वर्ड्स हैं, अफेक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव। इन दोनों में फर्क है क्योंकि पेपर में कॉस्ट इफेक्टिव का वर्ड भी आया हुआ। इफेक्टिव तो मैंने बता दिया कि अगर आप अपने ऑब्जेक्टिव को मीट कर पा रहे हैं तो इफेक्टिव है आप। कॉस्ट इफेक्टिव ये होता है कि आपने जितना खर्चा किया है उस उससे उसके बदले में आपको बेनिफिट मल्टीपल टाइम्स ज्यादा हुआ। यानी कि एग्जांपल आप ऐसे ले लो, एक बिजनेस ने 1 करोड़ रुपया लगाया मार्केटिंग पे, और उससे उसको फायदा हुआ है लेट से 2 करोड़ का। और दूसरा बिजनेस है, उसने 10 करोड़ रुपया लगाया और उसको फायदा हुआ है 50 करोड़। तो अब 10 करोड़ लगा तो ज्यादा है, लेकिन उसे कॉस्ट इफेक्टिव बोलेंगे। मतलब कॉस्ट इफेक्टिव मतलब ये नहीं होता कि कॉस्ट कम लगी, रेवेन्यू के मुकाबले में या बेनिफिट के मुकाबले में कॉस्ट कितनी। तो भाई 10 करोड़ में 50 करोड़ आपको बेनिफिट हुआ है, और वहां पे 1 करोड़ में सिर्फ 2 करोड़ हुआ। तो इसका मतलब है जो 10 करोड़ आपने स्पेंड किया है वो कॉस्ट इफेक्टिव है, तो उससे आपको कहीं ज्यादा बेनिफिट हुआ है पहले के मुकाबले में। अच्छा, तो अब मार्केट रिसर्च को कॉस्ट इफेक्टिव कैसे बनाते हैं? मतलब ये कि मार्केट रिसर्च पे आप जितना भी खर्चा कर रहे हैं, ज्यादा भी कर रहे हैं, कोई फायदा उससे कहीं ज्यादा होना चाहिए। यानी कि मतलब ये आपने मार्केट रिसर्च की है तो आपकी सेल्स, आपकी प्रॉफिट, आपकी ग्रोथ, आपके ब्रांड रिकग्निशन, उसमें कहीं ज्यादा इजाफा होना चाहिए कंपेयर टू जितना आपने खर्चा किया। अब पहले एस्टेब्लिश क्लियर ऑब्जेक्टिव फॉर मार्केट रिसर्च एक्सपेंडिचर। तो पहले तो अब ये बायर्स हैं जो आपको लेने हैं अगर आप कॉस्ट इफेक्टिव करना चाह रहे हैं क्या?
कि आपको पता तो हो ना कि आप जो रिसर्च करने लगे हैं, तो खर्चा करने लगे हैं, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा, खर्चा ज्यादा हो जाएगा और बेनिफिट उतना नहीं होने वाला आपको। फिर है इंश्योर दैट दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। ये भी जरूरी है। मार्केटिंग तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट है किसी भी बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव मेन, मैं एग्जांपल आप देता हूँ, यहाँ लिखा है ना कि इंश्योर दैट दीज ऑब्जेक्टिव्स आर कनेक्टेड टू कॉर्पोरेट बिजनेस। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव है, वो है लेट्स से ग्रोथ। अब मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि जी हमने कॉस्ट कटिंग करनी, या नहीं कॉस्ट कटिंग नहीं करनी, हम ना, हाँ कॉस्ट कटिंग करनी है, तो हम एडवर्टाइजिंग पे खर्चा कम। कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमने कॉस्ट को कम करना। तो ये बिजनेस के ऑब्जेक्टिव से मैच ही नहीं कर रहा। भाई कॉस्ट कम करेंगे, एडवर्टाइजमेंट कम करेंगे, तो फिर आपकी अवेयरनेस तो कम स्प्रेड हो रही है, तो फिर लोग चीजें कम खरीदेंगे, तो ग्रोथ कैसे होगी। तो मतलब मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव के साथ इन लाइन होना चाहिए, तो ही आपको फायदा है, तभी वो कॉस्ट इफेक्टिव होगा। वरना ये होगा कि आपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया, बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा, तो आपके जो बेनिफिट्स हैं वो ज्यादा देर तक आप इंजॉय नहीं कर पाओगे, या होंगे ही नहीं, क्योंकि वो बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हुआ। अच्छा, इंश्योर दैट द मार्केट स्ट्रेटजी इज वेल डिजाइंड एंड फोकस्ड टू अवॉइड अननेसेसरी एक्सपेंडिचर। ये भी कि गैर जरूरी, हाँ कि वेल डिजाइन का मतलब ये है कि गैर जरूरी खर्चे नहीं होने चाहिए। गैर जरूरी है कि आप मार्केट सर्च कर रहे हैं, तो आपकी अगर टीम है तो वो बताओ कितने टीम मेंबर्स में इन्वॉल्व होंगे, फिर आप कहाँ पे वो रिसर्च कर रहे हैं। ये तो नहीं कि आप हर बंदे से पूछ रहे हैं, जो आपका पोटेंशियल कस्टमर नहीं भी है। यू हैव टू पिक द पॉइंट्स जहाँ से आपने मार्केट सर्च इकट्ठी करनी है, यानी कि जो आपको लगता है कि ये आपके आपकी टारगेट मार्केट है, ये आपके पोटेंशियल कस्टमर, वही में जाएंगे ना, तो वो आपका बेस फॉर एक्सपेंडिचर नहीं होगा। फिर कंसिडर, तो फिर जब अच्छा अभी है तो खर्चा ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो बेनिफिट, अब आप ये देखो, ये बेनिफिट है और ये खर्चा है, तो अगर बेनिफिट कम हो गया तो तभी तो कॉस्ट के मुकाबले में बेनिफिट बहुत ज्यादा है ना, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव ही कहलाएगा। और दूसरा ये कि खर्चा आपका ज्यादा भी है, तो बेनिफिट उससे कहीं ज्यादा होगा, ये भी कॉस्ट इफेक्टिव है। दोनों को ये बोले। अच्छा, कंसिडर द मोस्ट एफिशिएंट वे टू कंडक्ट द रिसर्च सो दैट मैक्सिमम रिजल्ट्स कैन बी obtained। आप कहते हो यार क्वेश्चन बेच रहे हैं, तो जाएंगे, टीम भी चाहिए, और वो क्वेश्चन के प्रिंट करने पे भी कॉस्ट आएगी, तो ऑनलाइन ही क्यों ना दे दें। कॉस्ट इफेक्टिव है, कॉस्ट बच रही है। फायदा वही हो रहा है, आजकल लोग सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं और जल्दी भर के भेज भी देंगे, आसान है। और फिर हमारे लिए उसको वैल्यूएट करना भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी वो शॉर्ट फॉर्म में मौजूद होगा हमारे लिए। उसको ये नहीं है कि स्कैन करें पहले और फिर आपके पेपर स्कैन होती है तो फिर चेक होते हैं। एमसीक्यू की बात कर रहा हूँ। कंट्रोल द मार्केट रिसर्च बजट विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ रिजल्ट्स। हाँ, मार्केट रिसर्च के बजट को कंट्रोल करना है कि ज्यादा खर्चा, आप बजट कम रखें, लेकिन उससे आपकी रिसर्च की क्वालिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए। वो अगर आप कर सकते हैं तो फाइन, अदरवाइज फिर वो ऐसी कॉस्ट कटिंग का कोई फायदा नहीं है जिससे आपके रिजल्ट की क्वालिटी पे इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि फिर तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होना और ना ही वो बेनिफिट होने। फिर है यूज लोअर कॉस्ट मेथड्स इफ पॉसिबल सच एज सेकेंडरी रिसर्च। ये भी समझ आती, कॉस्ट मैंने बताया ना, कॉस्ट या तो कम कर लो या फिर बेनिफिट को ज्यादा कर लो, दोनों सूरतों में कॉस्ट इफेक्टिव है। ठीक है ना, समझ आती है ये तो। क्यों जी फुरखान साहब। अच्छा, फिर आगे हमारे पास आ गया, जब आपके पास मार्केट सर्च का डेटा आ गया, तो हमने हमने कल एक वर्ड पढ़ा था, एनालिसिस। वो क्या होता है, कन्वर्टिंग द रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल फॉर्म, ताकि आप उसको इंटरप्रेट कर सकें और उसके बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार करके जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो डिसीजन ले सके। डेटा देके तो कुछ नहीं पता चलना। तो अब वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनसे आप डेटा जो आया हुआ है उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, आप उसमें हमारे पास, ये आपने मैथ्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है वैसे तो, क्या क्या है ये हमारे पास के अंदर, टैली चार्ट्स हैं, बार चार्ट्स हैं, लाइन ग्राफ्स हैं, पाई चार्ट्स हैं, हिस्टोग्राम है। आपने सब पढ़े ही हुए हैं वैसे तो, लेकिन हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं क्योंकि पेपर में इस पे क्वेश्चन आया हुआ है तो हम छोड़ नहीं सकते। टैली चार्ट या टेबल आपके सामने बना हुआ नजर आ रहा है, तो इसमें आपको कम से कम एक फायदा और एक नुकसान तो पता ही होना चाहिए है। वो मैंने लिखा भी हुआ है कि टैली चार्ट जो है ना, वो क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है, पहले टैली चार्ट को अगर देख लें तो क्या किया हुआ है, हॉकी स्पोर्ट देख रहे हैं, तो देखना चाह रहे हैं कितने लोग हैं जो कि ये स्पोर्ट पसंद करते हैं। तो टैली जो है, ये लाइनें लगी हुई क्या है, ये लाइनें चार लगा के आप फिर एक क्रॉस लगा रहे हैं कि पांच हो गए, ताकि काउंट करना आसान हो। तो हॉकी 6 आ रहा है, सॉकर 5 है, बास्केटबॉल 4 और जिम्नास्टिक में 2। तो आपको पता चल गया कि कौन सी स्पोर्ट ज्यादा पसंद की जाती है। इसका मतलब है, अगर आप कोई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट प्रोड्यूस करते हैं या कोई स्पोर्ट्स क्लोथिंग है, स्पोर्ट्स शूज हैं, तो आप ये डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सी स्पोर्ट के लिए शूज बनाने हैं। तो यहाँ से तो बाहर लग रहा है कि हॉकी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वहाँ डिमांड ज्यादा है।
तो आपकी सेल ज्यादा होगी, तो फिर आप एक्सपैंड भी कर सकते हैं, प्रॉफिट भी ज्यादा होगा, तो ये हो सकता है। अच्छा, फायदा जो पहले भी किया हुआ है, वो भी किया। हाँ वो तो आगे निकाला ना, मतलब काउंट करने के लिए, ये बात तो सही है। टैली करने या कल जो नंबर ही। वो इसे, हाँ बात तो आपकी ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी आ रही है बाद में। तो तरीके मेथड तो यही है। आप अगर डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, तो उसमें ये काउंटर चेक हो जाता है। आपने वैल्यू लिखी है, वो कहाँ से आई है, जिस तरह आप अकाउंट्स पढ़ते नहीं है तो पीछे टी अकाउंट्स बनाते हैं ना, सीधा इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा, यार लिखा तो हुआ है प्रॉफिट आ रहा है। तो अगर आपने चेक करना हो प्रॉफिट कहाँ से आया, तो क्या करोगे, तो पीछे आप टी अकाउंट देखते हो। तो यहाँ पर भी आप जब 6 लिखा तो देखेंगे यार टैली में कि यार 6 बन भी रहा है कि नहीं बन रहा, तो काउंटर चेक करने के लिए, और वजह कोई नहीं। अच्छा, तो आगे लाइन ग्राफ, तो अगर आप समझो कि टैली इस तरह ना हो रहा और लाइनें लगी हुई हैं कोई 6,000, तो 6,000 काउंट करोगे, तो वो पांच पांच काउंट करना बहुत। कह रहा हूँ एक बार मैंने 6 नंबर टैली किया हुआ है और एक आगे लिखा हुआ 6। हाँ उसका फायदा वो तो इसीलिए, सीधा नंबर लिख दो हाँ कि 6। हाँ 6 लिखा है, लेकिन आप क्योंकि जब एक एक करके काउंट कर रहे हैं, तो पता चलेगा कि यार वाकई 6 बन भी रहा है कि वो नहीं। आगे आपने 6 लिख के लिखने में मिस्टेक तो नहीं हो गई, दोनों अगर मैच कर रहे हैं तो तभी आप कहेंगे कि ठीक है, कुछ ना कुछ तो क्रॉस चेक होना चाहिए ना आपके पास। अच्छा, लाइन ग्राफ। अच्छा, एक इसमें चीज क्या है जो आपने बतानी है, वो है जो मैंने यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है, इसको मैं यहाँ से इसका फायदा देखें क्या है। टैली चार्ट्स आर सिंपल टू ड्रॉ अप एंड यूज। ठीक है, तो आप एक तो ये हमें अच्छा, एक तो ये कि ये सबसे जल्दी और क्विकेस्ट मेथड है और सबसे एफिशिएंट है, मतलब इसमें कोई ऐसा कॉस्ट कोई खास इन्वॉल्व नहीं है, कोई कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी आपको नहीं चाहिए एक्चुअली, और बहुत जल्दी से आप मैनेज कर लेते हैं डेटा। तो इसका फायदा क्या है, डेवलपमेंट तो आपने करना है ना, ये तो नॉलेज का पॉइंट है। डेवलपमेंट क्या है कि आपकी कॉस्ट बच रही है और टाइम भी बच रहा है। इसका मतलब है आप इस डेटा की बेस पे जल्दी डिसीजन ले पाएंगे। और अगर पेपर में लिखा हुआ है कि मार्केट में कंपटीशन ज्यादा है, तो आपको तो अपने प्रोडक्ट में चेंजेस जल्दी लेकर आनी है, या अपने प्रोडक्ट को अगर लॉन्च कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो वो भी जल्दी लॉन्च करना है, ताकि आप कंपटीटर से एक स्टेप आगे रहें। अगर वो पहले निकाल देंगे और आप बाद में निकालेंगे, तो ऑफकोर्स फिर आपका प्रोडक्ट उतना बिकने वाला नहीं। तो अब ये आप देखो, टोयोटा करोला क्रॉस है, जबकि अगर देखा जाए तो टोयोटा टोयोटा लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर है, और हाइब्रिड गाड़ियों में टोयोटा आ गई है सबसे। पाकिस्तान में मैंने बताया था, आप देखें तो और हाइब्रिड गाड़ियां भी हैं, लेकिन सबसे पुरानी तो वही नजर आती है आपको, ये वो प्रियस है या वो एक्वा नजर आती है। लेकिन उनकी इतनी बिकी नहीं है क्रॉस, अगर वो बहुत ज्यादा नहीं बिकी है। तो क्यों नहीं बिकी, क्योंकि वो लेट है। और पाकिस्तान में हाइब्रिड में लेट आए हैं वो, तो पहले आना चाहिए था। क्रॉस ओवर की बात कर रहा हूँ, क्रॉस ओवर में हाइब्रिड में लेट आए हैं, तो वो आपकी हेवल एची भी पहले आई, वो ज्यादा मार्केट में हुई है उससे ज्यादा। और कौन सी है हाइब्रिड, सेंटा फे भी, वो भी लेट ही आई है देखा जाए तो इसका मतलब है कि आपको, तो यहाँ पे जो डेटा क्विकली आप एनालाइज कर रहे हैं, कलेक्ट करने के बाद, और फिर डिसीजन जल्दी लेंगे, मार्केट में जल्दी लाएंगे, यू विल हैव अ कंपैरेटिव एडवांटेज कि आप मार्केट में जल्दी आए, जल्दी अटेंशन गेन कर लेंगे। अच्छा, नुकसान क्या है। अच्छा, और ये सिंपल है। अच्छा, सिंपल में क्या करेंगे, आपको एक एक्सपर्ट टीम नहीं चाहिए, तो जो कि जिनको आपको एक अच्छी अमाउंट सिग्निफिकेंट सैलरी देनी पड़ेगी, उससे आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है, वो नहीं होगी। इसलिए मैंने ऊपर भी एफिशिएंट लिखा हुआ है। तो ये आम बंदा भी ये काम कर सकता है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ टैली करना है और आगे नंबर लिख लेना ना, तो ये भी आप आगे वो कॉस्ट के लिए यूज कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन इसका नुकसान क्या है, बट इट डज नॉट शो ट्रेंड ऑफ द डेटा, एंड फॉर लार्जर वॉल्यूम ऑफ डेटा टैली चार्ट इज डिफिकल्ट। सारी बात है, वो एक एक लाइनें कितनी लगाएंगे आप, एक दफा लग जाए तो काउंट करना आसान है, लेकिन लगाने में तो टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो ये एक बात है, तो ये डेटा कम है तो समझ आती है, लेकिन अगर डेटा जो है वो ज्यादा है तो फिर आपको प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, यहाँ से वो देख कर ही पता चल रहा है, 6 10 जितना भी आ रहा है, अगर टैली भी करना है ना 6 को। अच्छा, वो 5, ये डेटा बहुत थोड़ा लिया हो, 100 ले लेंगे, तो अगर 5 5 किया तो आपने 20 काउंट करने हैं, जल्दी नहीं हो गया। 20 आपने काउंट करना है, और वो 5 5 के कॉम्बिने वो सेट में दिए हुए हैं, तो आपने देखना है यार, 5 हो गए हैं, चलो 20 पूरे हो गए, खत्म हो गया। इसलिए आपसे जल्दी जरूरत है, लेकिन अगर डेटा बहुत ज्यादा है, हजारों में है, तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अच्छा, और इसमें ये कि जो टैली है ना, ये ट्रेंड नहीं शो करता, मैंने लिखा हुआ पहले, बट इट डज नॉट शो द ट्रेंड ऑफ द डेटा। ट्रेंड क्या चीज है, ट्रेंड का मतलब कि सेल्स या प्रॉफिट आगे बढ़ रहा है कम हो रहा है, और ट्रेंड डिमांड आगे बढ़ रही है कम हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप ये देख रहे हैं यार आज बहुत सेल हुई है, बहुत कस्टमर आया है, चलो यार फिर दुकान पे चीजें कल ज्यादा रख देंगे, कल कस्टमर आए नहीं, क्यों,
क्योंकि आपने ट्रेंड ही नहीं देखा। जब आपने देखा तो पता चलेगा पीछे जो सेल पहले पहले से भी ज्यादा थी, तो कल जो सेल हुई है वो एक्चुअली कम हुई है, तो अगले अगले दिन तो और कम हो जाएगी। तो ट्रेंड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खाली एक दिन की सेल्स देख के आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। पास की सेल्स भी देखनी है और उसके बेसिस पे फ्यूचर को भी फोरकास्ट करना है। तो ये ट्रेंड नहीं दिखाती। ट्रेंड कैसे आता है? ट्रेंड आता है जब आप ग्राफ पेपर पे एक लाइन ग्राफ बनाते हैं, वो ऊपर को जा रहा है कि नीचे को जा रहा है, तो पता चलता है ट्रेंड क्या चल रहा है। वो चाहे प्रॉफिट का लाइन ग्राफ हो, सेल्स का लाइन ग्राफ हो, तो वो यहाँ नहीं नजर आ रहा, ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब फोकास्ट कुछ नहीं कर सकते आप। आपको करंट डेटा पता चल रहा है, तो कोई भी चीज जो आपने फोकास्ट करनी है वो इस बेसिस पे नहीं हो सकती। फिर लाइन ग्राफ मैंने अभी बता दिया। लाइन ग्राफ जो है वो आप क्या करते हैं कि डेटा को लेकर प्लॉट कर देते हैं ग्राफ पे, और लाइन ड्रॉ कर देते हैं सारे उन पॉइंट्स को मिला देते हैं, कोऑर्डिनेट्स को मिलाकर लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो वो आपकी लाइन ग्राफ आ जाता है। अब ये एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट लिखा हुआ है। अच्छा, ये ट्रेंड को तो शो करता है, ये इसका एडवांटेज मैंने लिखा हुआ है, ये डेमोन्स्ट्रेट करता है ट्रेंड को, जो इंपॉर्टेंट है फोकास्ट करने के लिए। आपने प्रॉफिट को फोकास्ट करना है, सेल्स को फोकास्ट करना है, और उसमें फिर आपकी जो डिसीजन है एक्सपेंशन के, वो भी मैटर कर रहे हैं। फोरकास्ट कर रहे हैं कि प्रॉफिट आगे ज्यादा होने वाला है और सेल्स बढ़ने वाली, तो आप तो फिर एक्सपेंशन प्लान करेंगे, नई ब्रांचेस खोलेंगे आप। अच्छा, फिर इट इज एक्सट्रीमली कन्वीनियंट इन केस ऑफ। अच्छा, एक काम किया करें, जो मैं पढ़ाया करूँ उसको घर जाके उसी दिन में या अगले दिन पढ़ लिया करें, ताकि जो मैंने बताया वो आपके जहन में रहे, और साथ लिख भी लिया करें। एक अच्छा तरीका ये भी है कि आप अपनी हार्ड कॉपी लिए और साथ जो मैंने बोला कुछ हिंट लिख लिए साथ, ताकि वो आपके नोट्स में और भी पता चल जाए, ना कि सिर्फ खाली बैठे रहे। हार्ड कॉपी लें, साथ लाया करें, और साथ ऊपर लिख लिया जो यहाँ नहीं लिखा हुआ। अच्छा, इट इज एक्सट्रीमली इनकन्वीनियंट इन केस ऑफ फ्रैक्शन और डेसिमल नंबर। यस, आप लाइन का बना रहे हैं और वो आ रहा है 22.923456, आप उसको कहाँ प्लॉट करते फिरेंगे? तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया आपके लिए। तो ये प्रॉब्लम फिर लाइन ग्राफ हैज फॉलिंग, और उसमें फिर गलती के चांसेस हैं अगर आप मैन्युअली कर रहे हैं। अगर तो आप, वरना फिर आपको कंप्यूटर सॉफ्टवेयर चाहिए, उसकी एक्यूरेसी तो होगी जरूर आपकी। तो फिर भी अगर ग्राफ में आप सारी वैल्यूज तो नहीं ले सकते, नहीं ले सकते ना। आपने ले लिया जी 10 20 30 40, चलो ये नहीं लिया, इंटरवल और छोटा कर दो, 10 12 14 16, और छोटा कर दो 10 11 12, तो डेसिमल में तो नहीं लेते ना। तो फिर वो आप, अगर कंप्यूटर आपको एक्यूरेटली, अगर आप मैन्युअली करेंगे तो शायद वो एक्यूरेट हो ही ना, और अगर आप सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो रीड नहीं किया जाएगा कि इतने पॉइंट पे कहाँ पर आ रहा है, क्योंकि ग्राफ में तो वैल्यू है ही नहीं पॉइंट में। तो ये एक प्रॉब्लम है, जिससे फिर आपके लिए वो एग्जैक्ट वैल्यू को डिटरमिन करना लाइन ग्राफ के थ्रू पॉसिबल नहीं रहेगा। तो अगर आपको एक्यूरेट डेटा या वैल्यू का नहीं पता, तो आपका डिसीजन एक्यूरेट कैसे होगा, वो भी मसला रहेगा। अच्छा, फिर है कि लाइन ग्राफ में क्या, वो वक्त के साथ साथ चेंजेस दिखाता है लाइन ग्राफ। और इसलिए एक एग्जांपल है टाइम सीरीज ग्राफ। ये टाइम सीरीज ग्राफ पता क्या होता है, E2 में पढ़ेंगे कि एक एक्सेस पे टाइम दिया हो, वो डेज में हो सकता है, वो ईयर्स में हो सकता है, वो क्वार्टर में हो सकता है, मतलब जो क्वार्टर मतलब 3 माह इकट्ठे। तो ये जो लाइन ग्राफ आपको नजर आ रहा है, ये देखिए ईयर्स दिए हुए हैं, और साथ में आपको वो शायद बिलियन में सिनेमा के एडमिशन दिखाए हुए हैं। तो आपको पता चल रहा है कि सिनेमा के ट्रेंड कम होता जा रहा है। इसका मतलब है कि अगर आपने कोई कमर्शियल भी दिखाना है और आप सिनेमा को एज आप मीडियम इस्तेमाल करने लगे हैं, तो इट्स नॉट अ राइट मीडियम। पैसे भी ज़ाया हो जाएंगे और सेल में भी कोई इजाफा नहीं होने वाला आपका। तो आप ये डिसीजन ही कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा। फिर आ गया बार चार्ट, वो भी आपको पता है। बार चार्ट जिसमें आप रेक्टेंगुलर बॉक्सेस होते हैं, और जिनकी हाइट डिटरमिन करती है कि वैल्यू कितनी सिग्निफिकेंट है, सिर्फ हाइट, एरिया नहीं। मैं एरिया क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आगे मैंने इसकी बात करनी। तो इसमें अगर आप गौर करें, तो ये अब यहाँ क्लियरली नजर आ रहा है कि जी सबसे ज्यादा जो, अब सिनेमा भी है, लोग क्या चीज पसंद करते हैं अपने फारिग टाइम में, या जिसको इंटरेस्ट है, तो सबसे ज्यादा लिखा हुआ है सिनेमा, है ना। तो हमें देखने की जरूरत नहीं है वैल्यूज को, नजर ही आ रहा है कि सिनेमा में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। और सबसे कम किस में है, वो अदर्स में है, या जो भी लिखा हुआ है इसमें, म्यूजिक में है, आर्ट में है, या प्लेज में है। तो इसको ऑब्जर्व करना, मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर निकालना बहुत आसान काम है। अच्छा, ये तो मैंने ये, आप प्रॉफिट निकाल, आपने देखा पिछले 5 साल का प्रॉफिट देखना है, आपने बार चार्ट बना दिया, तो आपको आराम से पता चल जाएगा ये इस साल प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ है और कितना डिफरेंस भी है। तो और वैल्यूज देखने की जरूरत ही नहीं है।
कि सबकी वैल्यू को कंपेयर करो कितना आ रहा है, जरूरत नहीं है, खुद ही कंपैरिजन हो रहा है ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो और मतलब ये कि आप एग्जांपल लो, एक टेबल में आपको 5 सालों की वैल्यूज भी दी हुई है, तो आपको 5 सालों की वैल्यू देखनी तो पड़ेगी। ये जो आपको सामने डायग्राम नजर आ रही है, ये एट अ ग्लांस कुछ भी ना देखो, अच्छा वो सबसे पहली बात। बाकी तो आप देखोगे ही नहीं कि देखोगे, जरूरत नहीं हाइट जिसकी सबसे ज्यादा, सिर्फ उसी में फोकस करोगे। अगर वैल्यूज लिखी होगी तो आपको सारी वैल्यूज पढ़नी पड़ेगी कि भाई किसकी ज्यादा आ रही है सबसे ज्यादा। तो ये एक एडवांटेज सबसे ज्यादा है, तो जल्दी से आप कर सकते हैं। कंपैरिजन भी इसमें आसान है। और इस सबसे ज्यादा कॉमन वे है जिसमें आप ये कॉमन टेक्निक है जो इस्तेमाल होती है डेटा को इंटरप्रेट करने की, क्रिकेट में भी इस्तेमाल होती है। किस ओवर में सबसे ज्यादा मार पड़ी है, नजर आ जाएगा, ये भी बार चार्ट ही इस्तेमाल होता है। यार इसका बार चार्ट सबसे ज्यादा मार पड़ी। अच्छा, अब आगे अगर देखें तो अगर इसमें ज्यादा वेरिएबल्स हो, बट पाई ये जो बार चार्ट है इसमें तो दो ही वेरिएबल्स लिए हुए हैं ना, एक तरफ वैल्यू ली हुई है, या आपने ये 3 4 5 6 जो भी आइटम्स आपने ली हुई है ये आप इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अच्छा, ये तो बार अच्छा, इसमें क्या है, मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फॉर्म ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, बैंड्स ऑफ इक्वल वेट्स है, और इजी कंपैरिजन टू बी मेड, आसानी से हो जाता है। इसका मतलब है कि इसमें आप की एक्यूरेसी ज्यादा होती है, तो डिसीजन भी आपका उतना ही इफेक्टिव होगा। पाई पाई चार्ट में क्या हो रहा है जी, पाई चार्ट में आपको पता है कि आपके पाई चार्ट है, और फॉर्मूला भी आपको आता है, तो ये पाई चार्ट बना हुआ है। अब ड्रामा है, साइंस फिक्शन है, मूवीज है, कौन सी लोग मूवीज देखना पसंद करते हैं, रोमांस एक्शन, तो नजर आ रहा है जो एरिया सबसे बड़ा है वो रोमांस की मूवीज या देखना पसंद करते हैं, उसके बाद एक्शन की मूवी। तो पाई चार्ट भी जो है वो होल वो डिवाइड कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में, और हर जो सेगमेंट होता है पाई चार्ट का वो एक सर्टन वेरिएबल को शो कर रहा होता है, इस केस में या ड्रामा या साइंस फिक्शन जो भी आ रही है, या एक अच्छा ये प्रोडक्ट का भी बन सकता है। आप 5 प्रोडक्ट में डील करते हैं, आपने पाई चार्ट बना लिया, अभी कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी सेल सबसे ज्यादा है, मार्केट शेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपकी कंपाइटर्स हैं 10 टोटल मार्केट में, आपने पाई चार्ट बना लिया और पता चल गया कि किस कंपाइटर का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा है, और आपका मार्केट शेयर वहां कहाँ पर मौजूद है, आपका जो क्लोज तरीन कंपाइटर है वो कौन से वाला है, तो आप भी आसानी से इसको भी इस्तेमाल। अच्छा, इसमें एक फायदा है, फायदा क्या है कि अच्छा इसमें ना एक, ये तो मैंने परसेंटेज भी निकाल ली है ना, परसेंटेज आपको निकालनी आती है वैसे तो, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। ये वैल्यू ऑफ सेक्शन इंटू 360 और टोटल वैल्यू पता है ना आपको, ये मैथ्स में निकालते हैं हम इसको, कि जितनी वैल्यू आ रही है आपने उसको, वैल्यू ऑफ सेक्शन मतलब ये कि मैं साइंस फिक्शन में फर्ज किया 1000 आ रहा है वैल्यू आ रही है, टोटल वैल्यू 10,000 है। ओवरऑल जो लोग मूवीज देखते हैं वो 10,000 मूवीज देखते हैं लोग, या लोग देखते हैं, 1000 इसकी है, तो वैल्यू ऑफ सेक्शन क्या आ गई, 1000 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 360, तो आपका एंगल आ जाएगा, वो डी रख के आपने निकाल लिया कि ये एरिया में, ऐसे ही है ना निकालते हैं। तो ये मैथ्स में तो आप पढ़ते ही रहे हैं, बहरहाल आपको निकालना तो वैसे नहीं आएगा कि पाई चार्ट का क्वेश्चन आता है कि बताएं कि पाई कौन से मेथड है जो इस्तेमाल होते हैं आप इसमें, लेकिन आपको वही फायदा नुकसान जरूर आना चाहिए। एक, पाई चार्ट वैल्यूज नहीं दिखाता, प्रिसाइज वैल्यूज परसेंटेज दिखाता, तो आपको प्रिसाइज वैल्यूज चाहिए होती है। हाँ, पाई चार्ट निकलता प्रिसाइज वैल्यू से ही, लेकिन जब पाई चार्ट आपको सामने नजर आ रहा है तो जिसने निकाला है वो वैल्यू थोड़ी दिखा रहा है, तो आपको ये 25%, तो यार सेल कितनी है, कितने लोग ले रहे हैं, वो आपको नहीं पता, तो आपको बाद का सेल जानना भी जरूरी होता है कि वैल्यू कितनी है आपकी, ताकि आप कैलकुलेट कर सके कि प्रॉफिट कितना है। मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ कि यार हमें ना इस पे 20% प्रॉफिट होगा, तो शेयर होल्डर या ओनर को 20% गर्ज नहीं है, गर्ज है भाई प्रॉफिट वैल्यू में कितना आएगा, हमें मिलेगा कितना। तो 20% का मतलब है कि आप देखेंगे टोटल सेल्स कितनी है, फर्ज किया 1 करोड़ की सेल्स है, तो 20% मतलब आपको 20 20 लाख रुपए मिलेगा। तो अब 20 लाख की तो समझ आती है कि अच्छा हमें इतना इतना मिलेगा, और आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, परसेंटेज में आंसर आ रहा है, तो आप उसको ये तो बता सकते हैं ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है ये नहीं है, लेकिन वो एक्चुअली एब्सोल्यूट फिगर में कितनी नहीं है, तो फिर आपको ना तो ओनर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, ना ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कितनी कैपेसिटी चाहिए, मूवी भी बनानी है तो कितनी मूवीज बनानी है साल के अंदर, वो भी नहीं बता। तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं डेवलपमेंट के। दूसरा क्या है, टोटल साइज ऑफ द पाई कैन नॉट बी चेंज व्हिच मेक्स कंपैरिजन ऑफ टू पाई ऑफ डिफरेंट साइज।
दोनों की वैल्यू डिफरेंट है। और एक अगर पाई की साइज को चेंज नहीं कर सकते, तो अगर दो पाई हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है, तो कंपैरिजन मुश्किल हो गया आपके लिए उनको करना। वो नहीं कर सकते हमारा। ये इस पे वैसे सवाल तो नहीं आता ज्यादा। हिस्टोग्राम हम जरूर देख लेते हैं। और ये आगे जो है ये वो मैथ्स ही है, चैप्टर तो खत्म नहीं हो रहा है। हिस्टोग्राम क्या होता है, हिस्टोग्राम और बार चार्ट में फर्क क्या होता है पता है? ये है हिस्टोग्राम। तो ये कैसे फर्क है बार चार्ट से? इनको बीच में गैप नहीं होता। एक तो ये वेरी गुड, एक तो गैप नहीं होता। दूसरा इसमें एरिया के साथ। एरिया देखते हैं, हाइट नहीं खाली देख रहे। तो यहाँ तो वैसे अभी मैंने इक्वली जो है ना वो सबकी, हाँ तो लग रहा है कि ऐसे है, लेकिन आपने एरिया डिसाइड करना है। हो सकता है किसी की विड्थ ज्यादा हो, यहाँ विड्थ ज्यादा नहीं आ रही लेकिन विड्थ ज्यादा हो सकती है। तो एरिया को देखकर आपने अंदाजा लगाना है कि ये वैल्यू सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तो ये तो खैर अच्छी बात हो गई। अच्छा, अब अगर आप देखें जो आपको पूछ लेते हैं फायदा या नुकसान, वो क्या है? यानी क्यों इसको प्रॉब्लम क्या है, गुस्सा आ रहा है? इसी की वजह से हो रहा है ना, गेम नहीं चल रहा है। अच्छा, अब इसमें क्या, ऑफन कंफ्यूज विद बार चार्ट बार लिया, इट इज नॉट द हाइट ऑफ ईच बार दैट रिप्रेजेंट रिलेटिव वैल्यूज बट द एरिया ऑफ ईच बार। समझ आती है? कॉन्ट्रेरी बार चार्ट हिस्टोग्राम्स हैव नो गैप, ये भी पता है आपको। ठीक है कि अगर कोई पूछ रहे कि हिस्टोग्राम को डिफाइन करें, तो इनमें से कोई से दो फीचर लेके बता दो आप, या दो या तीन, उसको डेफिनेशन की फॉर्म में लिख दो, आपको नंबर मिल जाएंगे। क्योंकि डेफिनेशन में कम से कम दो पार्ट्स होने चाहिए आपकी डेफिनेशन के, तो दो नंबर मिलते हैं नॉलेज के। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैन बी प्लॉटेड ऑन टू हिस्टोग्राम। वो कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं भी नहीं कर रहा था। सुन नहीं रहा ये? नीचे से फोर करेंगे। नीचे से पता नहीं क्या मसला है इनके। हो गया। अच्छा, अब इसमें ये देखें, अब इसमें जो चीज मैं आपको बार, ये बार चार्ट तो हमने देख लिया, ये अब ये देखिए, ये आपके पास जो आपको नजर आ रहा है हिस्टोग्राम, इसमें एरिया डिफरेंट है। अगर मैं कहूँ कि सबसे सिग्निफिकेंट वैल्यू कौन सी है, यानी कि क्या हो रहा है, नंबर ऑफ कस्टमर्स है लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो कस्टमर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो कौन सी वाली नजर आ रही है? जो सबसे आखिरी बना हुआ है, क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। हाइट बेशक कम हो, आप तो एरिया पर डिपेंड करते हैं। सिग्निफिकेंट आपके लिए वो वाली होगी, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कस्टमर तो कम है, नंबर ऑफ कस्टमर की बात हो रही है, लेकिन वो पेट्रोल ज्यादा लेके जा रहे हैं। तो आपको जो कस्टमर से गर्ज नहीं है, आपको जो है सेल कितनी हो रही, चीजें कितनी बिक रही हैं। सेकंड वाला फोर के बाद उन्होंने तो ये सेम ही लग रहा चलो, हो सकता है मैंने वैसे रफ आइडिया दे दिया कौन सी वैल्यू दी हुई है यहाँ पर। अच्छा, अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। ये कैसे होती है, ओरिजिन से स्टार्ट होती है, और सारे जो आपके हिस्टोग्राम होते हैं जो बनाते हैं, इसमें जो ये बॉक्सेस बने हुए हैं, ये आप इनके मिड पॉइंट से गुजारते हैं। और मिड पॉइंट से क्यों गुजारते हैं? क्योंकि ये ट्रेंड शो कर रहा हूँ। तो ट्रेंड शो करने के लिए आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना सकते हैं। तो ये इसमें भी हेल्प करता है, लेकिन हिस्टोग्राम तो ट्रेंड शो नहीं करता, लेकिन हिस्टोग्राम पॉलीगॉन बनाने में हेल्प करता है, इसलिए आप ट्रेंड भी शो कर सकते हैं इसके। अच्छा जी, अभी ओके ऑल राइट, मैं आज के लिए इतना ही काफी है।